हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। आज हम क्लास 10th चैप्टर 14 का टॉपिक इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक हमने मेन पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कि हमने बताया था कि कोल और पेट्रोलियम है जिनका हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो कोल और पेट्रोलियम है ये लगातार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको आगे कंटिन्यू काफ़ी लंबे टाइम के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कुछ कन्वेंशनल जो सोर्सेज थे उनका एफिशिएंट यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। तो इसमें सबसे पहले आता है बायोमास। बायोमास का मतलब होता है लिविंग चीज़ों से, जो जीवित चीज़ें हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो वुड है उसका काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ हो रहा था एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, लेकिन हम इस सोर्स का ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एफॉरेस्टेशन की वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके साथ ही एक फ्यूल आपने और सुना होगा जिसे हम काऊ डंग कहते हैं। काऊ डंग यानी जो कैटल्स वगैरह होते हैं, जो उनका गोबर है उसको हम काऊ डंग कहते हैं। और इसका भी हम काफ़ी लंबे टाइम से एज अ फ्यूल इसका यूज़ हम कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने वुड को चारकोल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। चारकोल क्या है? जब हम वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, यानी बहुत कम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो उसमें से वाटर और कुछ वॉलेटाइल मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं। जो सब्सटेंस बचता है उसे हम चारकोल कहते हैं। जो चारकोल है वो बिना फ्लेम के बर्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही कम स्मोक पैदा करता है और इसके साथ ही जो हीट जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी जो ऊष्मा है यानी कि गर्मी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इससे पैदा होती है। और जो काऊ डंग था उसका भी हमने टेक्नोलॉजी से काफ़ी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। हमने काऊ डंग के साथ जो दूसरे बायोमास थे, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी जो उनका वेस्ट है, हम उसको काऊ डंग के साथ मिक्स करके एक अच्छे फ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि बायो का मतलब होता है लिविंग, तो इसके अंदर हमने काऊ डंग और जो प्लांट प्रोडक्ट्स थे, जो उनका वेस्ट था, उनका इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो हमारा काऊ डंग है। इसी वजह से इसे सबसे पहले गोबर गैस भी, जो इससे गैस बनी उसको गोबर गैस भी कहा गया। चलिए पढ़ते हैं कि जो बायोगैस प्लांट है वो कैसा होता है और उसकी जो वर्किंग है वो कैसी होती है। तो इसमें आप बायोगैस प्लांट देख पा रहे होंगे फिगर में। बायोगैस प्लांट ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 5 चैम्बर्स होते हैं। सबसे ऊपर जो चैम्बर है यहाँ पर स्लरी होती है। तो समझते हैं कि स्लरी क्या होती है। जब हम काऊ डंग के साथ वेजिटेबल्स हैं, जो सड़ी हुई वेजिटेबल्स हैं, ये जो प्लांट वेस्ट हैं, उनको जब इसके साथ मिक्स कर देते हैं तो एक लिक्विड सा बन जाता है और उसमें थोड़ा वाटर भी मिलाते हैं, तो वो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को ही स्लरी कहते हैं। यहाँ पर एक वाल्व होती है, जिस वाल्व को हम अपने अकॉर्डिंग ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं। जैसी हमारी स्लरी तैयार हो जाती है तो हम इस वाल्व को ओपन कर देते हैं। यहाँ से स्लरी सेकंड चैम्बर में जाती है। यहाँ पर नीचे फिर से एक वाल्व होती है इस जगह पर, और यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है कि कब हमें इसे नेक्स्ट चैम्बर में भेजना है, जो कि सबसे मेन चैम्बर होता है, जिसे डाइजेस्टर भी कहा जाता है। तो इस मेन चैम्बर में हम इस स्लरी को छोड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टर। इस चैम्बर में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो कि बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में विदाउट ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे वो इस स्लरी को डिकम्पोज करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमें एक गैस मिलती है जो कि इस चैम्बर में ऊपर गैस टैंक में यहाँ पर स्टोर हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस टैंक। इस गैस को बनने में लगभग 2 महीने का समय लगता है और इस गैस टैंक में जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वे कुछ गैसेस का मिक्सचर होती हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इन सभी गैसों का मिक्सचर इस गैस के अंदर होता है। इस बायोगैस को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं गैस टैंक्स में। और यहाँ पर एक पाइप आप देख रहे होंगे जिसे हम गैस आउटलेट कहते हैं। इस पाइप से हम गैस को इजीली सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं, जिसका हम लाइटिंग के लिए या एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैस होती हैं वे स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती, इसी वजह से ये एक अच्छा फ्यूल बन जाता है हमारे लिए। इस गैस के अंदर 75% मीथेन होती है, जिसकी वजह से ये एक एक्सीलेंट फ्यूल बन जाता है। ये गैस विदाउट स्मोक और विदाउट एनी रेजिड्यू बंद करती है। रेजिड्यू यानी अवशेष, जैसे कि राख, इसके अंदर राख नहीं बसती है और चारकोल और कोल बर्निंग की तरह इसके अंदर जो रेजिड्यूज़ हैं वो नहीं बसते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है, हीटिंग कैपेसिटी, वो काफ़ी अच्छी होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका लास्ट में प्रोडक्ट बचता है, बाय प्रोडक्ट लास्ट में जो इसका वेस्ट बचता है, ड्राई वेस्ट होता है, उसे हम एज ए मैन्योर और फर्टिलाइज़र इसका यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में। तो इसके हमें 2 फ़ायदे हो गए। एक फ़ायदा तो ये कि जो बायोमास था, यानी कि जो काव डंग और प्लांट वेस्ट हैं, उनको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। उनका जो डिस्पोज़ल है वो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। और डिस्पोज़ल के बाद हमें इससे गैस मिली जो कि हाईली एफिशिएंट थी। और साथ में गैस बनने के बाद जो इसके अंदर वेस्ट बचा, जो ड्राई वेस्ट बचा, वो हमने एज ए मैन्योर उसको हमने प्लांट्स में उसको यूज़ कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पे, जो कि है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का यूज़ पहले कैसे होता था, तो इन फिगर्स में आपको दिख रहा होगा। इसमें फर्स्ट फिगर में विंड मिल यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर। इसमें विंड मिल का यूज़ पंपिंग वाटर के लिए किया जाता है। यानी ये जो विंड मिल ऊपर रोटेट कर रही है, यहाँ से जैसे ये इसको दिखाता है, ये जो एरो है ये किसको दिखाता है कि जो हवा है वो कैसे चल रही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है। जब ये रोटेट करता है तो ये जो शाफ्ट है ये इस हैंडपम्प से जुड़ी होती है और ये हैंडपम्प वर्क करता है और इसके वर्क करने से जो पानी है वो इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड फिगर में आप देख रहे होंगे विंड मिल यूज टू ग्राइंड ग्रेन, यानी ये एक तरह की पुरानी चक्की है। ये जो आप देख रहे हैं ये आटे की चक्की होती थी, जिसे हम पास्ट में इसका यूज़ करते थे। और ये किससे जुड़ी है? ये एक शाफ्ट से जुड़ी है जो कि विंड मिल से रोटेट करती है। जब विंड मिल घूमती है, जब इसकी जो ब्लेड्स हैं ऊपर, ये जो ब्लेड्स हैं जब ये घूमते हैं तो ये शाफ्ट से जुड़ी है नीचे और ये इस मशीन से जुड़ी है। जब ये घूमता है तो साथ में ये चक्की भी, इसकी मोटर घूमती है, जिससे कि हम आटे को इसमें किसी भी अनाज को इसमें आटे में बदल सकते हैं। तो पहले ज़माने में हम विंड एनर्जी का यूज़ ऐसे करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम विंड एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं
विंड एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में कैसे किया जाता है। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एक विंड मिल है। जब ये घूम रही है तो ये इसके जो गियर्स हैं ये किससे जुड़े हैं, जनरेटर से। यहाँ पर आपको जनरेटर दिख रहा होगा और जनरेटर का काम क्या है ये आप जानते हैं। जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। जब जनरेटर रोटेट करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो हमारे घरों में जनरेटर होता है उसको हमें डीजल या किसी और फ्यूल से चलाना होता है और जब वो चलता है, रन करता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस केस में हमें किसी तरह के फ्यूल का यूज़ नहीं करना होता, केवल विंड के यूज़ से ही हमारा जनरेटर वर्क करता है। तो इसमें सिर्फ किसका यूज़ हुआ, विंड का, और इस विंड के यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि जो ये विंड मिल है ये इसका जो आउटपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये स्लो रोटेट करती है। इसकी वजह से जो जनरेटर हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में इसको लगाना होता है। इसके साथ ही इससे जो जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं वो ये कि जो डेनमार्क है वो उसे कंट्री ऑफ विंड्स भी कहते हैं, डेनमार्क को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 25% एनर्जी है वो केवल इसी तरीके से ली जाती है, विंड मिल की हेल्प से ली जाती है। लेकिन अगर हम आउटपुट की बात करें इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट तो सबसे नंबर 1 पे आता है जर्मनी। जर्मनी का जो आउटपुट है वो सबसे नंबर 1 पे है। और जो हमारा देश है भारत, उसकी रैंक है 5th। और भारत में कौन सा एरिया है जहाँ पर हम विंड मिल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी फार्म है, वो है कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु, जहाँ पर लगभग 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो आपने देखा कि विंड एनर्जी से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो विंड एनर्जी है वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हम इसका यूज़ बार बार कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में। इसकी कुछ लिमिटेशंस जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर ली कि पहली बात तो ये कि जो विंड मिल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स पे इनको लगाना पड़ता है। और इसके साथ ही इसका यूज़ केवल हम ऐसी जगहों पर कर सकते हैं जहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है, पूरे साल चलती हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि हवा की जो स्पीड है वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम स्पीड पे हम अच्छा आउटपुट नहीं ले सकते। और इसके लिए जो एरिया है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। सपोज़ कीजिए अगर हमें 1 मेगावाट जनरेटर लगाना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें उसके लिए लगभग 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड का यूज़ करना होगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी सारे विंडमिल्स लगाने पड़ते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बड़ा होता है। इसके साथ ही इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि जो विंडमिल्स हैं वे ओपन एनवायरनमेंट में होती है, यानी वे धूप में, बारिश में, तूफ़ान में, इन सब के लिए वे खुली होती हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। और इसी वजह से जो इनका मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। तो चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वुड का इस्तेमाल करते थे, उस वुड को हमने कन्वर्ट कर लिया चारकोल में, जो कि उससे एक बेटर फ्यूल था, जो अच्छी हीट हमें प्रोड्यूस करता था और उसके अंदर स्मोक का जो लेवल था वो बहुत कम था, यानी जो धुआं प्रोड्यूस करता था चारकोल वो बहुत कम करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बायोमास। तो बायोमास में हमने क्या पढ़ा कि जो बायोमास में वे वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से हमें मिले हैं, जैसे कि काऊ डंग और जो प्लांट वेस्ट हैं। इसमें हमने बायोमास का जो यूज़ है वो किस में किया, बायोगैस में, विद द हेल्प ऑफ बायोगैस प्लांट।
थर्ड जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे थे वो क्या है, विंड एनर्जी, जिसका यूज़ हमने देखा कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हम पारंपरिक जो हमारे सोर्स थे एनर्जी के, पारंपरिक स्रोत थे ऊर्जा के, उनके अलावा क्या सोर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट बना रखा है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।